दुनिया के मुकाबले काफी कम है और नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़कर कोरोना की लड़ाई लड़ी है। यह बात भी गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। उन्होंने दावा किया कि 41 करोड़ लोगों के खाते में पैसा डाला है केंद्र की सरकार ने। 3 करोड़ बुजुर्गों और दिव्यांगों को 2800 करोड़ रुपए उन तक पहुंचाए गए हैं। राज्यों को शुरुआती खर्चे के लिए 11,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। यह बात भी गृह मंत्री अमित शाह ने कही है और साथ ही जो तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं वो हम आपको आगे फिर से सुनवाएंगे कि क्या क्या बड़ी चीजें अमित शाह ने अनलॉक 1 के बारे में कही हैं। लेकिन लॉकडाउन 4 के 68 दिन के बाद लॉकडाउन 5 नहीं आएगा, अब यह साफ हो गया है, बल्कि इसे अनलॉक 1 का नाम दे दिया गया है। यह जिंदगी को सामान्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अनलॉक 1 1 जून से 30 जून तक चलेगा और इसकी गाइडलाइंस आज सामने आ गई है। आज इन गाइडलाइंस के बारे में आपको हम विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले अनलॉक 1 की बड़ी बात यह है कि शॉपिंग मॉल्स 8 जून से खुल जाएंगे। 8 जून से ही होटल, रेस्टोरेंट, सलून, ये सब चीजें भी खोल दी जाएंगी। 8 जून से ही धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुल सकेंगे। और 8 जून से ही औद्योगिक संस्थान भी खोल दिए जाएंगे। अनलॉक 1 की सबसे बड़ी राहत यह है कि अब लोगों की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं है। पास नहीं लेना होगा 2 राज्यों के बीच में और किसी राज्य के अंदर लोगों और सामान की आवाजाही, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से इजाजत लेने या परमिट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन रात 9 से सुबह 5 का कर्फ्यू जारी रहेगा, जो पहले शाम 7 से सुबह 7 तक होता था। इस दौरान अब कोई आवाजाही नहीं होगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी तरह की मूवमेंट रात 9 से 5 के बीच में नहीं हो पाएगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों में अब छूट दे दी गई है और कंटेनमेंट जोन के अंदर पाबंदियां लागू रहेंगी। यहां आपको यह भी देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी जगहों और गतिविधियों पर अब भी लॉक लगाकर रखा गया है। सिनेमा हॉल, बार, ऑडिटोरियम, ये अभी भी बंद रहेंगे। ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी, मेट्रो सेवा, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, सांस्कृतिक और खेल आयोजन बंद रहेंगे, सामाजिक, राजनीतिक और मनोरंजन से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज खोलने पर जुलाई में अलग अलग राज्य फैसला ले सकेंगे। अनलॉक 1 में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। दफ्तर में और सार्वजनिक यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकना अपराध माना जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट, गुटखा, शराब पीने पर जुर्माना होगा। बच्चों, महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं और बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। सरकार ने पूरे भारत को 3 फेज में अनलॉक करने की योजना बनाई है। यह एक तरह से अनलॉक इंडिया प्लान है। इसके पहले फेज में 8 जून से धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुल सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे 8 जून से। हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स 8 जून से खुल जाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और कोरोना का संक्रमण फैलने की वजह ये जगह ना बने। अनलॉक इंडिया प्लान के दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनका नंबर आएगा। लेकिन राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद इनको खोला जाएगा। राज्य सरकारें बच्चों के माता पिताओं और संस्थानों के साथ बात करके इस पर फैसला करेंगी। लेकिन यह फैसला जून में नहीं होगा, जुलाई में मुमकिन है। और अनलॉक इंडिया प्लान के तीसरे फेज में कोरोना संक्रमण और उससे पैदा हुए हालात का जायजा लेने के बाद ही कुछ सेवाएं शुरू हो पाएंगी। इनमें खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल, धार्मिक समारोह, राजनीतिक रैलियां, खेल के इवेंट और सांस्कृतिक समारोह भी शामिल हैं, जिन पर तीसरे फेज में फैसला होगा। यानी कि फिलहाल इन पर रोक रहेगी। किसी तरह के सामाजिक आयोजन अभी नहीं हो पाएंगे। तो हमारे 2 सहयोगी संवाददाता कमलजीत संधू और मंजीत नेगी इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और जानकारी देने के लिए। क्या इसका मतलब यह समझा जाए मंजीत कि लॉकडाउन का मतलब अब केवल कंटेनमेंट जोन है, उसके बाहर कोई लॉकडाउन नहीं होगा?
रोहित, सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन को एक तरह से फेज मैनर में बढ़ाया था, उसमें जो जो जिस तरह के घटनाक्रम रहे, खासतौर से जिस तरह के देश के हालात रहे अलग अलग राज्यों के, उसी हिसाब से नीतियां बनी। और इसी तरह से अब जो लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया है उसको भी हटाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र की कोशिश, जैसे कि जब तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया था तो ये कोशिश की गई थी कि राज्यों को अधिकार दें, राज्य तय करें कि उनको किन चीजों से परेशानी हो रही है, किन चीजों को खोलना है। तो उसी कड़ी में कोशिश हुई है। एक बड़ा कदम जो राज्यों के अंदर की आवाजाही थी उसको लेकर जो लोग थे उनकी परेशानी थी, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को लेकर परेशानी को केंद्र ने खत्म किया। तो ये एक बड़ा कदम है। अभी भी जो कई ऐसे चीजें हैं जो खोलनी बाकी हैं, लेकिन जैसा कि कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया गया है कि अब जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, जहां पर पूरी तरह से अभी हालात खराब हैं, वहां पर चीजों को केंद्रित किया जाए। बाकी जगह जो रोजमर्रा की गतिविधियां हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं, और जो लगातार सरकार की कोशिश है कि पोस्ट कोरोना जो एक बड़ा प्रभाव दिखेगा अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जनजीवन पर, उसको पटरी पर लाने की जो प्रक्रिया है रोहित, उसको अभी से शुरू करने के लिए ये लॉकडाउन 1 के तहत जो ढील दी गई है राज्य वाइज, और राज्यों को ही काफी अधिकार दिए गए कि वो तय करें कि उनको कौन सी चीजें खोलनी है। जैसे स्कूल को लेकर जुलाई में फैसला होने की बात है। इसके अलावा कई चीजों की जो छूट दी गई है अलग अलग रोजमर्रा के जीवन में, उसमें राज्यों के अधिकार हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से लड़ने की जो लड़ाई के जो तरीके हैं वो भी शामिल किए गए हैं। कमलजीत संधू, एक चीज जो बड़ी हुई है वो ये कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई पास नहीं लगेगा, लोग आ जा सकेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें राज्यों को तय करने के लिए छोड़ दी गई हैं। तो क्या यह समझा जाए कि दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से गाजियाबाद, गुड़गांव से दिल्ली, फरीदाबाद से दिल्ली, इन जगहों पर आने जाने के लिए अभी भी राज्य सरकारों को आपस में सहमति बनानी है? ये बॉर्डर अभी खुलेंगे नहीं? दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब भी दिलचस्प है, क्योंकि आपको बता दें जनरल गाइडलाइंस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी की हैं, लेकिन असली बात स्टेट्स पर आएगी। अब हरियाणा बोल रहा है कि हम अपना बॉर्डर सील करना चाहते हैं दिल्ली के साथ, क्योंकि यहाँ पे काफी स्पाइक हुए हैं केसेस कोविड-19 के। दूसरी तरफ गाजियाबाद ने इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो काफी हद तक जब एक बार जनरल गाइडलाइंस आ जाते हैं, जैसे पंजाब ने घोषणा कर दी है कि 30 जून तक वो लॉकडाउन रखेंगे, मध्य प्रदेश ने कहा है 15 जून तक लॉकडाउन रखेंगे, तो अपने हिसाब से हर राज्य को इतनी अनुमति है कि वो अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें, जो अपनी जुरिस्डिक्शन है उसमें वो अपने हिसाब से गाइडलाइंस ला सके। तो फिर भी हालांकि बोला गया है कि खुली छूट है, हमें बताया गया है कि काफी हद तक स्टेट्स इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि राज्य क्या बोलते हैं। फिलहाल जिस तरह से ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा है कि 1 जून से टेम्पल्स खुल जाएंगे, गुरुद्वारा खुल जाएंगे, बाकी चीजें खुल जाएंगी, तो इस पे गृह मंत्रालय का कहना है कि जो भी रिवाइज गाइडलाइंस है उसके तहत सारी राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की डाइल्यूशन नहीं हो सकती इस गाइडलाइन की, सख्ती शायद वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लर्निंग इन प्रोसेस है, यानी काफी राज्य सरकार हैं जिन्हें चिंता है। जैसे महाराष्ट्र है, उसे अपनी काफी चिंता है क्योंकि काफी स्पाइक है, तमिलनाडु में इस तरह का स्पाइक है, गुजरात में इस तरह का देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार स्पाइक के बावजूद हर कुछ खोलना चाह रहा था, मॉल्स खोलना चाह रहा था, अब वो मुमकिन होगा। लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है वो केंद्र और राज्य सरकार की नहीं है। इंडिया का लॉकडाउन यानी 4 ताले जो लगे हुए थे तकरीबन 2 महीने से, अब उनकी चाबी मिल चुकी है और पहली चाबी जैसे ही खुलती है लोगों की जिम्मेदारी भी उस तरह से बढ़ गई है। आरोग्य सेतु ऐप काफी हद तक कंपल्सरी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो अफसर आ रहे हैं वापस या जितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, काफी हद तक क्लैरिटी कुछ दिनों में आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मंडे ऑनवर्ड जिस तरह से ऑफिसेस खुलेंगे, जिस तरह से लोग आएंगे, काफी हद तक एक मेंटल प्रिपरेशन रहेगा। और 8 जून का समय दिया गया है शॉपिंग मॉल्स के लिए और बाकी कॉम्प्लेक्सेस के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए। तो भारत खुल रहा है, लेकिन एहतियात बरतने की अभी बहुत बहुत जरूरत है। कमलजीत, एक छोटा सवाल जल्दी से और उसका जवाब चाहिए, बहुत लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की छूट है, राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने की छूट है, तो अब तक राज्य परिवहन निगमों या रेलवे की तरफ से कोई जानकारी आई कि नहीं, वो अपने ऑपरेशन कब शुरू करेंगे? बस ट्रेन नहीं चलेगी तो लोग जाएंगे आएंगे कैसे? खुलना जरूरी है और ये खुल भी जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा और शायद इसलिए गाइडलाइंस
शनिवार को लाई गई हैं ताकि इसका जो प्रिपरेशन है वो कर सकें। और क्योंकि खास तौर पे बस पे ट्रांसपोर्ट काफी हद तक बंद था, लेकिन हमने देखा है कि धीरे धीरे जैसे बस की बात होती थी, फिर ट्रेन की बात हो रही थी और उसके बाद प्लेन की भी बात हुई है। अब क्योंकि खुलना शुरू हुआ है, ये काफी स्टेट्स इसे खोलेंगे क्योंकि काफी लोग फंसे भी हुए थे, और आने वाले दिन में आप देख सकेंगे कि काफी हद तक ट्रांसपोर्ट खुल जाएगा, खासतौर पे जो बस सेवाएं हैं वो खुल जाएंगी। रेल को लेकर फैसला रेल मंत्रालय को करना है। कुछ हद तक ट्रेनें अभी चल रही हैं, लेकिन क्या लोकल ट्रेन्स को लेकर आपको लगता है जो राज्यों के भीतर स्थिति है उसका फैसला रेल मंत्रालय खुद लेगा या राज्यों पर छोड़ना चाहते हैं वो लोग? रेलवे मिनिस्ट्री सेंट्रल रेलवेज में आता है और उन्होंने गाइडलाइंस में काफी चेंजेस पहले भी किए थे और कहा था कि वो डेस्टिनेशन चेंज कर देंगे, लेकिन राज्य जो हैं उन्हें मानना पड़ेगा। इसमें काफी कुछ तय करेगा कि कौन ये जारी करना चाहता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि श्रमिक ट्रेन हैं या राजधानी ट्रेन अलाउ की गई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा या बिल्कुल 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी ढिलाई की जाएगी। और खास तौर पे क्योंकि अब अनलॉक बोल रहे हैं तो इसी तरह अनलॉक बाकी सिस्टम होंगी, चाहे वो बस सेवाएं हैं चाहे वो ट्रेन की सेवाएं हैं। काफी चीजें गाइडलाइंस में मिसिंग है, यानी नहीं बताई गई हैं, तो वो सारी बातें हैं वो अगले आने वाले दिनों में क्लैरिफाई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनजीत नेगी और कमलजीत संधू, आप दोनों का हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। और इसी अनलॉक 1 से जुड़े सीधे सवाल आज तक ने किए मेरी सहयोगी अंजना कश्यप ने किए गृह मंत्री अमित शाह से अब से कुछ ही देर पहले। आपको उसका भी एक हिस्सा सुनवाते हैं। 8 जून से जो सर हम मॉल्स तक खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल खुलेंगे। एक बड़ी चुनौती थी लॉकडाउन 1 को इन्फोर्स करना, अब अनलॉक 1 उससे भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नियमों का पालन कराना होगा, हर जगह ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इसको कोरोना अपने आप में ही चुनौती है, क्योंकि ना इसका टीका बना है ना दवाई बनी, तो अपने आप में ही चुनौती है। चुनौती नहीं है ऐसा मेरा नहीं कहना है, मगर हम चुनौती के सामने लड़ेंगे और सफल भी होंगे, ये हमें विश्वास है। अनलॉक 1 को कैसे समझे आम दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहा होगा? देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे, और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकारों के साथ चूंकि आप समन्वय कर रहे थे, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, इससे पहले पीएम खुद बात करते थे, आप उस मीटिंग में रहते थे, बट इस बार लॉकडाउन 4 के अंत की तरफ आपने खुद तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और फिर पीएम को ब्रीफ किया। राज्यों की क्या इच्छा थी, वो क्या उनके साथ समन्वय में कहीं दिक्कत आई? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 5 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग करी है। हर बार मेरी भी बात होती थी, कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को भी संपर्क करते थे, कई बार प्रधानमंत्री जी भी मुख्यमंत्रियों से बात करते थे, और ये तालमेल के कारण ही आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। परसों भी मेरी सबसे बात हुई है। ये जो आज जो हमारी गाइडलाइन आई है, ये गाइडलाइन सबसे चर्चा करने के बाद है और बाय एंड लार्ज सबकी इसमें सहमति है। पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, जिन्होंने कहा है कि हमें सहायता नहीं मिल रही है, अब श्रमिक स्पेशल पर भी मैं उस पर चाहती हूं कि मजदूरों पर अलग से हम लोग चर्चा करें, लेकिन उन्होंने लगातार ये कहा कि जितनी मदद मिलनी चाहिए, राज्यों को पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो पंजाब सरकार हो, वहां से शिकायत आई, महाराष्ट्र सरकार हो, ये जो मतभेद हुए, इन पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं नहीं मानता ये कोई बहुत बड़ा मतभेद है। 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज और उसके अलावे भी 12,000 करोड़ रुपया एनडीआरएफ फंड के भेजे गए, वित्त मंत्रालय के द्वारा भी और 22,000 करोड़ भेजे गए, ढेर सारी सहायता भेजी है, मगर केंद्र सरकार की भी एक मर्यादा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुल 41 करोड़ लोगों, 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया गया है। अब ये सभी राज्यों में गया है, कोई एक राज्य में, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं गया है,
बंगाल में भी गया है, पंजाब में भी गया है, महाराष्ट्र में भी गया है, केरल में भी गया है, तमिलनाडु में भी गया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में भी गया है। लगभग जनधन योजना के जिनके अकाउंट है, ऐसे 20 करोड़ महिलाओं को 20,000 करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। जहां तक दिव्यांगजनों का सवाल है, 3 करोड़ वृद्ध और दिव्यांगजनों के अकाउंट में 2800 करोड़ से ज्यादा अमाउंट हमने डाल दी है। मैं मानता हूं ये सभी राज्यों के अंदर जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है, उन लोगों तक पहुंचा है। पीएम किसान योजना के तहत लगभग 8.25 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 16,394 करोड़ रुपया डाल दिया हमने। ये भी सब देश के सभी किसानों के वहां पहुंचा है। लगभग जो कंस्ट्रक्शन के काम में श्रमिक जुड़े हुए हैं, ऐसे 2.25 करोड़ श्रमिकों के अकाउंट में 4,000 करोड़ रुपया डाल दिया गया है। और लगभग अनाज की हम बात करें, जो भारत सरकार के द्वारा वितरित किया है, 36 प्रदेशों में लगभग 83.87 लाख मैट्रिक टन अनाज ये 3 महीनों में बांटा गया है। मैं मानता हूं ये सब राज्यों को ही दिया गया है। राज्यों को उनके खर्चे के लिए भी, शुरुआती खर्चे के लिए भी SDRF, NDRF के तहत 11,000 करोड़ रुपया दिया गया। वित्त मंत्रालय ने भी अपनी पहली किस्त समय से पहले जारी कर दी, क्योंकि वो इसका समुचित उपयोग कर सके। और अब जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने घोषणा किया है, वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी जिन इकाइयों को मिलने वाला है, वो सभी राज्यों में है। लगभग 1.5 लाख टन से ज्यादा तो हमने दलहन भेजी है। ये सारी सहायता राज्यों को भेजी है, ऐसा नहीं है नहीं भेजी है। हाँ, अपना एक नजरिया होता है ज्यादा मांग करना और ज्यादा मोदी जी के साथ अपने राज्य का पक्ष रखना, इसमें मैं कोई बहुत बुराई नहीं देखता। ऐसा होता रहता है, राज्य मांगते भी है। परंतु मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी महामारी में आज तक के किसी भी संकट से ज्यादा पैसा भारत सरकार ने राज्यों को भेजा है। और अब रुख अगली खबर का। लद्दाख में भारत और चीन के टकराव का आज 26वां दिन है। पूरी दुनिया की नजर LAC पर हो रहे। LAC पर इस वक्त क्या हालात हैं और इस पूरे मामले में भारत किस तरह चीन को जवाब दे रहा है, इसे लेकर अब तक सारी खबरें सूत्रों से आती रही हैं। लेकिन आज तक के ई एजेंडा में देश के रक्षा मंत्री ने आज अपनी चुप्पी तोड़ दी है और पहली बार LAC के तनाव पर उन्होंने खुलकर बात की है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि LAC पर भारत डटकर खड़ा हुआ है, देश का सिर नहीं झुकने देंगे। भारत के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और आगे यह मामला सिर्फ कूटनीतिक बातचीत से ही सुलझ सकता है। LAC पर भारत और चीन के टकराव को अब 1 महीना पूरा होने को है। चीन पीछे नहीं हट रहा और भारत के पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि LAC पर भारत की रक्षा नीति क्या है, भारत चीन से कैसे निपटेगा। इन सारे सवालों के जवाब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक के ई एजेंडा में दिए हैं। 1 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ कि 4-6 महीने के अंदर ही इस CDS को बनाने का काम हम लोगों ने पूरा कर दिया। भारत तो मानता है कि POK हमारा है, भारत तो मानता है कि POK हमारा है। डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि जुलाई के अंत तक राफेल भारत की धरती पर हो। देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है। देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे। हम लोग किसी भी देश को आंख दिखाना नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। भारत चीन तनाव के इस दौर में चारों तरफ सूत्रों पर आधारित खबरें हैं। पिछले कुछ महीनों में बार बार ऐसी खबरें आई हैं कि चीन ने भारतीय जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ियां बॉर्डर पर इकट्ठा की हैं और अलग अलग जगहों पर वो LAC के मूल स्वरूप को बदलना चाहता है। सैटेलाइट की तस्वीरों से भी बार बार चीन के भूमाफिया जैसे इरादों की पुष्टि हुई और पिछले 5 मई के झड़प के बाद चीन ने स्थायी कैंप बनाने की कोशिश की है। इन तमाम खबरों, सैटेलाइट तस्वीरों की जानकारियों के बीच
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में भारत और चीन के टकराव पर पहली बार मोदी सरकार का पक्ष रखा है और उन्होंने देश को भरोसा दिया है कि भारत का स्वाभिमान हर हाल में बरकरार रहेगा। भारत एक परिपक्व देश की तरह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस पूरे मुद्दे को डील कर रहा है। वो सारी खबरें आती भी हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत स्तर पर, चीन जैसे पड़ोसी देश के साथ हम बहुत स्तर पर डील करेंगे, लेकिन एक रक्षा मंत्री के तौर पर आप LAC की मौजूदा स्थिति को कैसे कहेंगे और देश को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें। हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन रिपोर्ट्स पर भी सवाल पूछा जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीन ने कई इलाकों में घुसपैठ कर ली है और कुछ स्थानों पर चीनी सैनिक भारतीय जमीन में घुस आए। राजनाथ जी, बहुत सारे लोगों को उन रिपोर्ट से भी बड़ा डर लगा कि बड़े अंदर तक घुस आए हैं चीनी सैनिक। ऐसा है या सब मतलब पूरी स्थिति हमारे नियंत्रण में है? देखिए, चाइना का बहुत पहले से यह मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हाँ। कुछ स्थानों पर तो वो स्वीकार करते हैं, कुछ स्थानों पर मानते हैं कि वे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये जो है वह लाइन नहीं है जो कि भारत और चाइना को जो विभाजित करती हो। तो उनका क्लेम है कि आगे तक है। और हम लोगों की भी कुछ स्थानों पर इसी प्रकार की एक धारणा है। तो हमारी पेट्रोलिंग कभी LAC तक होती है, कभी उनके लोग भी LAC क्रॉस करके इधर आ जाते हैं। यह सिलसिला पहले भी चलता रहा है, मैंने ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ, लेकिन बातचीत के द्वारा समय समय पर इसे भारत भी रिजॉल्व करता रहा है और चाइना भी रिजॉल्व करता रहा है। डोकलाम की जो कुछ भी हालात पैदा हुए थे 2017 में ही आपने देखा, लगा कि एक टेंशन बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम लोग पीछे नहीं हटे, लेकिन अल्टीमेटली उस मामले को हम लोगों ने रिजॉल्व करने में कामयाबी हासिल की। वही यहाँ पर डटे रहेंगे अपनी जगह पर। डटे रहेंगे। चीन के बयानों में हमेशा डबल गेम होता है। कुछ दिन पहले शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था, जबकि चीन के राजदूत ने इससे एकदम उलट बयान दिया था और कहा था कि भारत और चीन अपने मुद्दों को सुलझाने में सक्षम है और बातचीत से इसे सुलझा लिया जाएगा। यानी चीनी राष्ट्रपति युद्ध के डायलॉग मारकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और उनके राजदूत बातचीत और शांति के कबूतर उड़ा रहे थे। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक के ही एजेंडा के मंच से सीधे बीजिंग तक कई संदेश भेजे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का कड़ा रुख सिर्फ शांति के लिए है। भारत किसी को आंख नहीं दिखाना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि LAC पर भारत किसी भी हरकत को हमेशा सहता रहेगा। क्योंकि चीन के साथ जो हमारी सीमा रही है ये तो हमेशा से एक विवाद का कारण रहा है और वो परसेप्शन की बात आ जाती है इस वजह से। परसेप्शनल डिफरेंसेस रहे हैं। भारत चीन की सीमा को लेकर परसेप्शनल डिफरेंसेस तो रहे हैं, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आज कोई हमें आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता है 1962 की तरह। कोई प्रश्न ही नहीं, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। देखिए, एक तो देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है। देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे, यह भरोसा तो देश की जनता को है। मैं समझता हूं देश की जनता को मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को यह भरोसा है। लेकिन यह भी मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी देश को आंख दिखाना नहीं चाहते, हम किसी के अंदर भय नहीं पैदा करना चाहते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारी कोशिश यही है। भारत और चीन के विवाद में अमेरिका ने जब मध्यस्थ बनने की पेशकश की तो भारत और चीन दोनों ने इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के घुसपैठ से इनकार कर दिया। अमेरिका को शामिल करने से यह पूरा मामला और जटिल हो सकता है और ये बात भारत और चीन दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं। रक्षा मंत्री का संदेश एकदम साफ था कि चीन के साथ भारत का यह विवाद, ये संघर्ष, ये तनाव सिर्फ कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही सुलझ सकता है। मध्यस्थता का कोई स्कोप नहीं है, जो अमेरिका की तरफ से कहा जाता है, मध्यस्थता का कोई स्कोप नहीं। कल हमारी जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के होते हैं, जिन्हें सेक्रेटरी डिफेंस बोला जाता है, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई थी। मैंने उनको ये बताया कि भारत में स्वयं इस प्रकार का एक मैकेनिज्म हम लोगों ने पहले से ही डेवलप कर रखा है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भारत और चाइना के बीच खड़ी होती है तो उसे मिलिट्री डायलॉग और डिप्लोमेटिक डायलॉग के द्वारा हम उसको रिजॉल्व करते हैं। यह बात कल मैंने सेक्रेटरी डिफेंस जो US के हैं उनको भी मैंने कहा है और वह मैकेनिज्म है हमारा, उस आधार पर बातचीत चल रही है।
राजनाथ के शब्दों में सरकार की वाणी है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि चीन के मामले में किसी तीसरे की जरूरत नहीं है और आगे यह मामला बातचीत की टेबल पर जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि अब तक चीन से डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर जो भी बातचीत हुई है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आगे ये देखना होगा कि बॉर्डर पर यह तनाव कम होता है या नहीं, चीन पीछे हटता है या नहीं। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और चीन के ही मसले पर आज तक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल पूछा। चीन को लेकर अभी देश में बड़ी चिंता है, जिस तरह की परिस्थिति इस लद्दाख में बनी हुई है। इस पर क्या जानकारी देंगे आप, जिसके बाद मैं अगला प्रश्न करूं। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैं इतना ही कहता हूं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के माध्यम से बातचीत चालू है। परंतु एक बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत के सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है। इसकी कुछ भी हानि हम नहीं होने देंगे। बात लेकिन दूर तक गई जब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ने ट्वीट कर दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो ठीक मूड में नहीं है इसको लेकर। आपको लगता है कि चलिए, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं इतना कहता हूं कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा और हमारे सार्वभौमत्व पर नरेंद्र मोदी सरकार जरा भी कोताही नहीं दिखाई। और हम किसी भी दूसरे देश के बीच में इंटरवेंशन के लिए बात कभी नहीं कर रहे हैं। कभी नहीं कर रहे। चीन एक नहीं कई मोर्चों पर लड़ रहा है और यह उसकी सबसे बड़ी मुसीबत है। भारत और चीन ने अमेरिका की मध्यस्थता का ऑफर ठुकरा दिया और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे चीन और WHO को निशाने पर लेकर एक के बाद एक कई हमले शुरू कर दिए। ट्रंप ने कोरोना वायरस की मुसीबत, WHO की भूमिका, अमेरिकी उद्योगों की जासूसी और हांगकांग की स्वतंत्रता खत्म करने के मुद्दे पर चीन को अपने निशाने पर ले लिया और एक के बाद एक कई कूटनीतिक मिसाइल दाग दिए। अमेरिका ने WHO को चीन की कठपुतली बताते हुए उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ट्रंप ने कहा है कि चीन हर साल सिर्फ $4 करोड़ WHO को देता है, जबकि अमेरिका हर साल $45 करोड़ WHO को देता है। इसके बावजूद WHO पर चीन का नियंत्रण है और उसकी मनमर्जी चलती है, इसलिए अमेरिका WHO से सारे रिश्ते तोड़ रहा है। ट्रंप की इस घोषणा से WHO की आर्थिक सेहत पर कितना असर पड़ेगा, यह हम आपको आगे बताएंगे और खबर की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले यह देख लीजिए कि किस तरह ट्रंप ने चीन और WHO पर अपने कूटनीतिक मिसाइल्स दाग दिए। बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े हैं और इसी दौर में चीन पर अमेरिका के कूटनीतिक हमले शुरू हो गए हैं। कोरोना से मार खाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए एक ऐसा निशाना ढूंढ रहे हैं जिसे वो खलनायक बनाकर पेश कर सकें और इस समय उनका खलनायक चीन है। ट्रंप ने अलग अलग मुद्दों को लेकर चीन पर आरोपों की मिसाइल दाग दी। ट्रंप की पहली कूटनीतिक मिसाइल यह है कि चीन ने कोरोना वायरस के फैलने में अपनी भूमिका छिपाने के लिए पूरी दुनिया को सबसे बड़ी हेल्थ इमरजेंसी की तरफ धकेल दिया। China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives and over 1 million lives worldwide. Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization. इसके बाद ट्रंप ने अपनी दूसरी कूटनीतिक मिसाइल दागी और चीन पर आरोप लगाया कि वो जासूसी करके अमेरिका के औद्योगिक सीक्रेट चुरा रहा है ताकि अमेरिका के उद्योग एकदम बैठ जाएं। Here's the government of China has conducted illicit espionage to steal our industrial secrets, of which there are many. Today I will issue a proclamation to better secure our nation's vital university research and to suspend the entry of certain foreign nationals from China who we have identified as potential security risks. ट्रंप ने हांगकांग के आजाद सिस्टम पर चाइनीज कानून का ताला जड़ने के लिए भी
चीन पर अपना गुस्सा उतारा। The Chinese government's move against Hong Kong is the latest in a series of measures that are diminishing the city's long-standing and very proud status. This is a tragedy for the people of Hong Kong, the people of China, and indeed the people of the world. I am directing my administration to begin the process of eliminating policy exemptions that give Hong Kong different and special treatment. और इसके बाद ट्रंप ने WHO से सारे रिश्ते खत्म करने की बात कही। ट्रंप का आरोप है कि WHO चीन की कठपुतली है। China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization. WHO पर ट्रंप का ये लेटेस्ट हमला है। हालांकि कोरोना काल में ट्रंप ने WHO पर बार-बार निशाना साधा है। ट्रंप को जब भी मौका मिला, उन्होंने WHO को जमकर कोसा। WHO से अमेरिका के रिश्ते टूटना एक बड़ी घटना है और इसके बहुत बड़े प्रभाव होंगे। WHO से नाता तोड़ने के फैसले पर अब ट्रंप और उनके प्रशासन की चौतरफा आलोचना होने लगी है। दूसरी तरफ चीन के लिए मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका और चीन का यह टकराव एक ऐसे समय में हो रहा है जब चीन ने एक साथ कई मोर्चे खोले हुए हैं। आज तक ब्यूरो। और अब आपको इस खबर की पूरी पिक्चर बताते हैं। WHO से नाता तोड़ने पर ट्रंप और उनके प्रशासन की चौतरफा आलोचना हो रही है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कहा है कि यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होगा। पोलियो और मलेरिया का खतरा बढ़ जाएगा। जीवन बचाने वाली वैक्सीन बनाने में ज्यादा वक्त लगेगा। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि WHO के नेतृत्व में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रायल चल रहे हैं। यह प्रक्रिया भी रुक जाएगी। WHO से अमेरिका के ब्रेकअप का एक असर यह भी होगा कि चीन समेत दुनिया के कई और देशों के पास WHO की वीटो पावर होगी। यहां आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि WHO को आखिर पैसा कहां से मिलता है और अमेरिका के हटने से उस पर क्या फर्क पड़ेगा। इसका भी पूरा हिसाब किताब हमने किया है। WHO का पूरा खर्च अपने सदस्यों और अलग अलग संस्थाओं के दान से चलता है और इसी से उसका बजट बनता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और तब 61 देश उसके सदस्य थे, लेकिन आज 194 देश WHO के सदस्य हैं। पर WHO के कुल बजट का 79% हिस्सा सबसे ज्यादा पैसा देने वाले 20 देशों या संगठनों से आता है। यह WHO के 2018-19 के बजट का आंकड़ा है। WHO को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ही देता है। WHO की फंडिंग में 15% हिस्सा अमेरिका का है। दूसरे नंबर पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जिसका हिस्सा 9.8% है। फंड देने वाले टॉप 20 देशों या संगठनों में ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कुवैत, स्वीडन, चीन, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया और UAE शामिल हैं। अमेरिका के दबाव के बाद WHO के पास अब फंडिंग की कमी होती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि संगठन की तरफ से फंडिंग जुटाने के अलग अलग तरीके अपनाए जाने लगे। WHO ने एक नए फाउंडेशन का ऐलान कर दिया है। इसके तहत न सिर्फ बड़े देशों से बल्कि आम लोगों से भी वो मदद लेंगे। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप देखते रहिएगा आज तक। तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा कर लिया है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी और एक ऑडियो संदेश भी जारी किया। आज तक ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से इसी बारे में बात की। इतनी बड़ी पार्टी आप क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में? क्योंकि मंत्री तो अपना रिपोर्ट कार्ड अलग देते हैं, लेकिन पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, सबसे अधिक सदस्य, वो क्या कर रही है? देखिए, मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन में सामान्य स्थिति से भी ज्यादा काम करने का बेड़ा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इच्छा थी उसके साथ चट्टान के साथ सारी पार्टी खड़ी रही और इसीलिए हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के मंडल तक उसमें एक्टिविटी को जनरेट। आपकी बैठकें चल रही हैं? हमारी बैठकें चल रही हैं। आई हैव टेकन अप्रॉक्सीमेटली 130 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा। एंड अप्रॉक्सीमेटली 160 आवर्स आई हैव बीन ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। इट्स नॉट ओनली मी, सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स सब लोगों की अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस मिला लें तो कम से कम 6000 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। अच्छा। और हमारे सारे डायरेक्शंस सेंटर से स्टेट को, हर तीसरे दिन हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग, हर 5 दिन के बाद हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स प्लस स्टेट प्रेसिडेंट्स, स्टेट जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग, और वैसे ही वो अपनी मीटिंग हर स्टेट्स में ले रहे हैं। और हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया। सबसे पहली बात थी कि इस लॉकडाउन की अवस्था में हमको काम करना है, तो काम करने के लिए हमने फीड द नीडी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को शुरू किया। और फीड द नीडी प्रोग्राम में हम लोगों ने लगभग 19 करोड़ फूड पैकेट्स जरूरतमंदों तक पहुंचाए। अच्छा। और इसके साथ साथ लगभग 4 बीजेपी के वर्कर्स जी, लाखों वर्कर्स। इसका सरकार से लेना देना? इसका कोई सरकार से लेना देना नहीं। और एंड इट वाज ऑन अ डे टू डे बेसिस रिपोर्ट। एवरी डे एवरी स्टेट हैज सेंट इट्स रिपोर्ट। कितने लाख कार्यकर्ता लगे, कितने लाख पैकेट्स पहुंचाए गए, कितने लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और उसी तरीके से राशन, मोदी किट के नाम से वो राशन पहुंचाने का भी काम हम लोगों ने किया। और वो राशन 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 1 महीने का राशन, ऐसे हमने 4 करोड़ राशन किट्स भी हमने, मोदी किट्स भी हमने बांटे हैं। इसी के साथ साथ फेस कवर लगभग 5 करोड़ फेस कवर्स हम लोगों ने बांटे हैं। उसी तरीके से सबको आरोग्य सेतु से जोड़ना, फिर उसी तरीके से पीएम केयर फंड में लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए बीजेपी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुड़े और वो अपने साथ 40 नए लोगों को जोड़े, क्योंकि बीजेपी की 40वां साल है, इसलिए 40 न्यू वर्कर्स हैव टू बी एनरोल्ड और उनको इनके साथ जोड़ा जाए, पीएम केयर फंड के साथ जोड़ा जाए। ये काम किया हम लोगों ने। डाउनलोड करके उसको उस ऐप को अपने में डाउनलोड किया जाए, इस बात का हम लोगों ने प्रयास किया। और इसी के साथ हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहेगा आज तक के साथ, क्योंकि आज तक पर रात 10 बजे होंगे गृह मंत्री अमित शाह, जो आपको बताएंगे अनलॉक 1 के मायने क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।